नमस्कार। मैं लकी इरफान जीजीआईसी होशियारपुर नोएडा की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका हूँ। हम अब इस समय भूगोल के पहले अध्याय संसाधन और विकास का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि संसाधन क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण समझा था। प्राकृतिक और मानवीय दो प्रकार के संसाधनों में आज हम प्राकृतिक संसाधन में भू संसाधन को थोड़ा गहराई से समझेंगे। भू संसाधन अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि 43% नीले रंग का जो दिखाया जा रहा है वो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र कृषि और उद्योग के विकास के लिए अत्यंत ही सुविधाजनक होता है। इसका मानवीय क्रियाओं का सादा हिस्सा मैदानी क्षेत्रों में संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि 30% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में से कुछ 12मासी नदियों का प्रवाह होता है, पर्यटन विकास होता है और पारिस्थितिकी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा, जो कि ये पीले रंग से दिख रहा है, ये पठारी क्षेत्र को दर्शाता है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें भूमि को प्रयोग करने के लिए बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए। तो इस चित्रों में अब हम लोग देखेंगे कि भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार किया गया है। ये दो चित्रों में ये 1960-61 का चित्र है और ये 2008 और 9 का चित्र है। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, पहले 45.5% ही, सिर्फ 45.26% हमारा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र था और अब आके वो 46.24% हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त वन्य क्षेत्र जो हमें दिख रहा है वो 18.11% से बढ़ के 22% हो गया है। जबकि हमें पता है हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कम से कम हमारे देश का 33% हिस्सा वन में होना चाहिए, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोशिश करने के बाद भी वो केवल 22% ही बढ़ा पाई तक ही पहुंच पाई है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो ये पीले रंग की बंजर भूमि दिखा रही है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। इसको प्रयोग में लाया गया है और पहले 12% के करीब था और अब इसको घट के यह 8% रह गया है। इसका मतलब हुआ कि ये हम लोगों ने बंजर भूमि को थोड़ा अपने प्रयोग में लाने की कोशिश की है। इसके तो इस तरह से हमने भारत के भूमि उपयोग प्रारूप को समझा। अब हमारा अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है कि जो भूमि हमारे देश की खराब पड़ी है, जिसका कोई सही प्रयोग नहीं किया जा रहा। हमारे देश की 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है।
इसके अलग अलग कारण हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें वन उन्मूलन, कूड़े करकट जो होता है इकट्ठा, प्लास्टिक जैसे हम लोग जानते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। वनों का जलाना, कूड़े का जलाना, खनन प्रक्रियाएं जो बहुत ज़बरदस्त ढंग से हमारे ज़मीन ख़राब करती चली जाती हैं। इस तरह से ये सब हमने देखा। अति पशुचारण भी बहुत ज़्यादा अधिक इसके लिए उत्तरदायी है। ज़्यादातर हमको देखने को मिला है कि झारखंड जैसे क्षेत्रों में जहाँ पे खनिज मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे खनन सबसे ज़्यादा कारण है भूमि निम्नीकरण का। वहाँ पे खनन के बाद में खाइयों और मलबे को खुला छोड़ दिया जाता है। इससे वहाँ की ज़मीन खराब होती चली जाती है। वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी ज़मीन हमारी खराब हो जाती है। अति सिंचन से उत्पन्न जल आक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इससे क्या होता है? इससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि हमारे देश का एक बड़ा भूमि का हिस्सा खराब पड़ा है। इस भूमि को संभालने की आवश्यकता है, इसलिए भूमि संरक्षण के कुछ उपाय आपको दिखाए जा रहे हैं। इसमें शामिल है पशुचारण पर नियंत्रण, वनारोपण, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल का परिष्करण, झूम खेती पर नियंत्रण। अब हम भारत में मृदा का वर्गीकरण समझेंगे। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन और पर्वतीय मृदा। जैसे हम सब जानते हैं, मृदा जो है वो किसी भी स्थान की भू आकृति, वहाँ की जलवायु और सबसे प्रभावित होती है। तो जैसे कि आपको इस चित्र में, इस मैप में दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये हमारी पर्वतीय मृदा है, ये हमारी काली मृदा है, ये हमारी जलोढ़ मृदा है, ये लाल और पीली मृदा है, ये शुष्क या मरुस्थलीय मृदा है, और ये जो छोटे छोटे लाइट पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये लैटराइट मृदा है। अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तृत ढंग से पहली हम देखेंगे जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसको कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में अलूवियल सॉइल कहते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं, ये मिट्टियाँ नदी के द्वारा लाए गए कणों से निर्मित होती हैं। नदी पहाड़ों पे से कण काट काट के लाती हैं और उनको वो मैदानी क्षेत्र में लाके जमा करती रहती हैं। इसी कारण पाकिस्तान में सिंधु नदी का, और भारत में विशाल गंगा और यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र, और उत्तर पूर्व में जाते जाते ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र सब जलोढ़ मृदा से बना है। इसके अतिरिक्त गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी सभी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे उपजाऊ मृदा होती है। इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। पर्वतों की तलहटी के करीब
बढ़ते बढ़ते अगर हम बढ़ने लगते हैं तो हमें ये दिखता है कि मृदा में कणों के आकार बड़े होते चले जाते हैं। इनको कंकड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हम जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के हिसाब से भी बांट सकते हैं। दो बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है वो कहते हैं, और खादर नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर कम उपजाऊ होती है और थोड़ी ऊंची होती है, और खादर जो होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है और थोड़ी वो नीची होती है, और वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसमें पोटैश, फास्फोरस और चूना युक्त ये मृदाएं होती हैं। इसमें आपने देखा होगा कि ये गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। अब हम दूसरी मिट्टी अपनी काली मृदा के बारे में समझेंगे। इसको ब्लैक सॉइल इंग्लिश में कहते हैं, और रेगर मृदा भी कहा जाता है। क्योंकि ये मृदा कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है, इसलिए इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इसका विस्तार दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के लावाजनक शैलों में पाया जाता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके कण बहुत ही महीन होते हैं और इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। हाँ, इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। गर्म और शुष्क मौसम में इस मिट्टी में, जैसे हमें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं। ये सूख के ऐसी दरारें बन जाती हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें हवा का प्रवाह, वायु का प्रवाह बहुत अच्छे से अंदर तक हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस पे एक बार बारिश हो जाए, इस पे पानी पड़ जाए, तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और उसकी वजह से इसमें जुताई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ही ये होता है कि जैसे ही जुताई मानसून का प्रारंभ होता है तो पहली बौछार के समय ही इसकी जुताई प्रारंभ कर दी जाती है। लाल और पीली मृदा। ये मृदा या ये मिट्टी हमारे दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। ये वो वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, और इसलिए इसमें ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर देखने को मिलती है। इन मृदाओं का लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौह धातु की प्रचुरता होती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा लाल रंग की मिट्टी है। लैटराइट मृदा। लैटराइट का अर्थ है ईंट। जैसे इस चित्र में ही हम लोगों को दिख रहा है, ये ईंटों का बनाया नहीं गया है, बल्कि ये हमारी मिट्टी के में से ही तोड़ तोड़ के निकाला जा रहा है, और इसको बिल्कुल ईंट का ही दिख रहा कलर है। ये मृदा जो है ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होती है। जाने की यहाँ पे ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे निक्षालन या पे लीचिंग हो जा। निक्षालन का अर्थ है ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसका वर्षा के द्वारा बह जाना।
जब ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है तो इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये मिट्टी अम्लीय होती है यानी कि एसिडिक होती है। ये दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, कर्नाटक के में, केरल में और पश्चिमी बंगाल में कुछ स्थानों पे पाई जाती है। जहाँ जहाँ पे यहाँ इसमें पर्वत वन उग गए हैं, पाए जा रहे हैं, वहाँ पे फिर भी हम लोगों को इसमें ह्यूमस की मात्रा मिलती है। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे कम ह्यूमस की मात्रा मिलती है। ये भूमि निम्नीकरण की का संभावना बहुत। लीचिंग या निक्षालन का अर्थ होता है ऊपर के उपजाऊ मिट्टी का वर्षा द्वारा बह जाना। इस कारण क्या होता है, मिट्टी के में जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं और मिट्टी, ये मृदा जो होती है वो अम्लीय होती है यानी कि एसिडिक होती है। ये दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पाई जाती है वो हैं पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरला, पश्चिमी बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में। जिन क्षेत्रों में वन उग गए हैं, पाए जाते हैं, वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में दिखता है। लेकिन जहाँ शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में भूमि निम्नीकरण की संभावना अधिक होती है। ये इस मिट्टी का प्रयोग चाय और कॉफ़ी के बागानों में किया जाता है, जैसे कर्नाटका में, तमिलनाडु में हम सब जो देखते हैं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लाल लैटराइट मिट्टी केरला में और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में ख़ास तौर से काजू की उगाने के लिए काम आती है। अब मरुस्थलीय मृदा के बारे में समझेंगे। इसको सैंडी सॉइल कहते हैं, जैसे कि हमें इस चित्र में ही दिख रहा है और हम सब जानते हैं ये रेतीली और लवणीय मिट्टी होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे क्योंकि बहुत ही कम वनस्पति पाई जाता है इसलिए, और पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है, इसलिए इसमें ह्यूमस ना के बराबर होता है। ये हमें भारत में राजस्थान में खास तौर से देखने को मिलता है। इस मृदा में की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती रहती है और चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इससे क्या होता है कि पानी का नीचे जाना यानी कि इनफिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं वो अवरुद्ध हो जाता है। अगर इसकी सही तरह से सिंचाई की जाए तो इसको बहुत अच्छे तरह से कृषि के प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि कुछ जगहों पे भारत इसमें कॉटन उगाया जाता है। वन या पर्वतीय मृदा, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये इसका गठन जो होता है वो हाइट के हिसाब से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि नीचे घाटियों में ये मृदा सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसमें मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। हिम आच्छादित क्षेत्रों में यानी कि जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपरदन होता है और ये अम्लीय यानी कि एसिडिक होती है और कोई ह्यूमस की मात्रा हमें देखने को नहीं मिलती है। नदी घाटियों में फिर भी हम कह सकते हैं कि ये मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। अब हम समझेंगे मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जो मिट्टी का अपनी जगह से टूटना
और जब वो बह के कहीं और या उड़ के चली जाती है, इसको मृदा अपरदन कहते हैं। इसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, पवन, हिमनदी, जल प्रवाह और मानवीय गतिविधियां सभी इसके कारण हैं। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि वायु जो है, पवन जो है, वो कैसे ऊपर की सारी मिट्टी को उड़ा उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिए जा रही है। इससे क्या होता है कि सारी मिट्टी अपरदित हो जाती है और वो खराब हो जाती है और वो कृषि लायक नहीं रहती। इस चित्र में हम देख रहे हैं कैसे कि जल गहरी गहरी अवनालिकाएं बना रहा है, काट रहा है, और ये इस तरह की ज़मीन को उत्खात भूमि या फिर बैडलैंड कहा जाता है। इस भूमि में खड या रवाइन भी इसको कहते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कैसे कि चादर अपरदन यानी कि शीट इरोजन, बड़े क्षेत्र में जो पानी बहा के ऊपर की मृदा को, मिट्टी को ले जाता है, वो जब ऊपर की सारे पोषक तत्व धुल जाते हैं तो वो मिट्टी खराब हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, इसमें आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे वन उन्मूलन किया जा रहा है। यहाँ पे पशु चराई भी ज़्यादा अगर मात्रा में किसी क्षेत्र में हो जाती है तो वहाँ की ज़मीन भी खराब होने लगती है। और ये अंतिम चित्र में हमें खनन गतिविधि दिख रही है, जैसे कि माइनिंग जिसको हम कहते हैं। अगर इसको बिना किसी सोच समझ के ढंग से किया जाएगा तो इन सब कारणों से हमारी मिट्टी जो है वो खराब होती चली जाएगी और वो अपरदन में का कारण बनेगी। मृदा संरक्षण के उपाय। इस मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए हमें कुछ उपाय अपनाने होंगे और उसमें शामिल हैं समोच्च जुताई, जैसे कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं। समोच्च रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक ही हाइट की जगहों को जोड़ती हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो एक हाइट की जगहें होंगी उनको अगर हम मैप पे जोड़ के देखें तो उसको हम कहेंगे समोच्च रेखा। उसी रेखाओं के हिसाब में अगर जुताई होती है तो फिर उसको समोच्च जुताई कहते हैं। ये दूसरे चित्र में आपको सोपान और सीढ़ीदार कृषि दिख रही है। सीढ़ीदार, ये सब समोच्च जुताई और सीढ़ीदार कृषि ये सब पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। पर्वत को काट के अलग अलग सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं जिससे कि पानी का बहाव तेज़ी से ना हो और वो मृदा को बहा के ना ले जाए और पानी इन सीढ़ियों पे रुका रहे, और उससे क्या होता है, इसमें कृषि संभव हो पाती है। इसके अतिरिक्त ये पट्टी कृषि कहलाती है, स्ट्रिप फार्मिंग। इसमें कृषि करके बीच बीच में घास को उगाया जाता है कि ज़मीन जो है अपने इसकी जो पौधों की जो घास की जो सब जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं। फिर ये पेड़ों की रक्षक मेखला, ये रेतीले क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, ये सब तरीके हैं जैसे कि हम लोग हवा के, जहाँ पे वायु प्रवाह ज़्यादा होता है रेतीले क्षेत्रों में और सब जगह, वहाँ पे हवा के प्रवाह को रोक सकते हैं, जहाँ पे झाड़ियाँ लगा देने से और पेड़ लगा देने से इससे बहुत ज़्यादा हवा का स्पीड कम हो जाएगी और वहाँ पे अपरदन थोड़ा कम। इसके अतिरिक्त हमें वनारोपण, पशु चारण पर नियंत्रण और खनन पर नियंत्रण करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी गतिविधियाँ हमारे मृदा के अपरदन में का कारण बनती हैं।